सार्थ एकेडमी के ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय से प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का छठा अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम दो भाग देख चुके हैं, जिसमें प्रथम भाग में हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ तथा इसकी स्थापना कब हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के बारे में देखे थे। दूसरे वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए जो बहस चल रही है उसके बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में हम एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य क्षमता तथा अन्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे कि अब एकमात्र महाशक्ति जो है वो अमेरिका है। तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या महत्ता रह गई है, क्या वह अमेरिका के जो शक्ति है उस पर अंकुश लगा सकता है या उस शक्ति को संतुलित कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस प्रश्न के जवाब में कहा जा सकता है कि अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है और आर्थिक शक्ति है उसके बूते वह यूएनओ सहित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अनदेखी कर सकता है और किया है। जैसे कि 2003 में इराक पर ही हमला किया था, उसमें अमेरिका ने पूरी तरह से यूएनओ की अनदेखी किया था। उसके बाद दूसरा जो तर्क दिया जाता है कि अमेरिका जो है यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करता है, तो इसका एक अलग प्रभाव रहता है, वो अपनी मर्जी का वहाँ पर करवा सकता है। तीसरा जो तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि यूएनओ जो है अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है। हमने बताया था कि यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ये अमेरिका में पड़ता है। तो अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित होने के कारण यूएनओ में अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है। चौथा जो तर्क दिया जाता है कि यूएनओ के अधिकांश जो अधिकारी लोग हैं वो अमेरिकी नागरिक हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब जो व्यक्ति जिस देश का है उस देश के पक्ष में ही काम करने का प्रयास करेगा, तो इस कारण भी यूएनओ में अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद है कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त सदस्य है, तो यदि कोई भी प्रस्ताव इसके अगेंस्ट में आता है तो यह वीटो के माध्यम से उस प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। उसके बाद जो यूएनओ के महासचिव है, महासचिव का जो चुनाव होता है उसमें भी यूएसए का यानी अमेरिका का प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका की शक्ति पर जो संयुक्त राष्ट्र है वो अंकुश लगाने में उतना कारगर तरीके से सक्षम। फिर भी हम देख सकते हैं कि यूएनओ जो है अमेरिका तथा शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर कम से कम बातचीत कायम कर सकता है। इसके अलावे अमेरिका यह भी समझता है कि यदि झगड़ा और सामाजिक आर्थिक मसलों पर यदि कोई मुद्दा उभरता है तो यूएनओ के माध्यम से जो शेष 192 देश हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं। उसके अलावे जो शेष विश्व है उसके लिए यूएनओ एक ऐसा मंच है जहां से वह अमेरिकी रवैयों एवं नीतियों पर कुछ अंकुश लगा सकता है। इसी तरह कहा जा सकता है कि यूएनओ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी भी खास रवैये या नीति की आलोचना की सुनवाई हो सकती है तथा कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात की जा सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूएनओ भले ही अमेरिका की शक्ति पर अंकुश नहीं लगा सकता है, लेकिन यूएनओ का अपना एक महत्व है और उसके माध्यम से विभिन्न देश अमेरिका के कुछ न कुछ नीति को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम विभिन्न संगठनों के बारे में देखते हैं जो कि यूएनओ से भी जुड़े हैं या स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो संगठन है उसको हम देखते हैं विश्व बैंक को। एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 3 संस्थाओं की स्थापना की बात की गई थी, जिसमें से एक था विश्व बैंक, एक था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और तीसरा जो था वो था विश्व व्यापार संगठन। तो उस समय में जो 1944 में जब ये समझौता हुआ था तो उस समय में विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये दोनों की स्थापना हो चुकी थी और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हो पाई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुई थी। तो सबसे पहले हम विश्व बैंक की देखते हैं। तो हम देखेंगे कि 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई है। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे कि सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा जैसे प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना,
आधारभूत ढांचा यानी कि सड़क, शहरी विकास, बिजली इत्यादि, इसके साथ साथ सुशासन जिसमें कि कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास इत्यादि के लिए काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में यह संस्था जो है समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। अब हम दूसरा संस्था देखते हैं। यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इसको कहा जाता है। तो मैंने बताया था कि ब्रेटन वुड जो समझौता हुआ था उसमें 3 संस्थाओं की स्थापना करना था, जिसमें कि 2 संस्था की स्थापना हुई थी। तो हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड जो है यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। इसमें अब 12 अप्रैल 2016 तक 189 सदस्य थे, अभी भी 189 सदस्य ही हैं। और हर सदस्य की मत जो है इसमें अलग अलग होता है। जो भी सदस्य जितना इसमें इसके बजट में योगदान देते हैं उसके अनुसार उनका मत डिसाइड होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि G7 जो है यानी समूह 7 के सदस्य में जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा इत्यादि के पास जो है 41.29% मत है। अन्य देशों में चीन का 6.9% है, भारत का 2.64% है, यानी सबका योगदान के अनुसार इसमें मत का अधिकार है। अब हम WTO के बारे में देखते हैं। इसका पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ब्रेटन वुड सम्मेलन के जो समझौता हुआ था उसके द्वारा 3 संस्था की स्थापना होनी थी, IMF, विश्व बैंक और WTO। लेकिन WTO की स्थापना उस समय नहीं हुई थी। उस समय में एक GATT बना था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उस समय ये बना था। ये समझौता करके उस समय कुछ देश आपस में एक दूसरे को व्यापार संबंधी रियायत देना शुरू कर दिए थे, तो इसके कारण यह डिले हो गया और 1995 में जाकर के अंततः WTO की स्थापना होती है। WTO में अभी तक कुल 164 देश जो है सदस्य हो चुके हैं। WTO का मुख्य काम जो है वो है व्यापार के संबंध में नियम एवं कानून बनाना और सभी देश उस नियम एवं कानून के अनुसार ही कार्य करें, इस बात का को भी सुनिश्चित करना इसका मुख्य काम है। तो ये देखेंगे कि इसमें जो भी नियम कानून बनते हैं, जो भी व्यवस्था होती है या जो भी कार्य होता है, उसमें यहाँ पर सभी देशों को समान मत दिया गया है। हर फैसला जो है सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है। लेकिन आप जब वास्तविकता में व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो कई सारे जो आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं, जिसमें कि अमेरिका हो गए या यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश हैं, ये लोग जो है यहाँ पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। उसके बाद अब हम अगला संगठन देखते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ये जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सहयोगी संगठन है और इसकी स्थापना 1957 में हुई है। इसका जो मुख्य काम है वो है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, और दूसरा जो इसका मुख्य काम है वो यह है कि सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकना। इसके लिए ये कई बार विभिन्न देशों में जाके जांच पड़ताल भी करता है कि उस देश में जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित संयंत्र लगा हुआ है, कहीं उसका उपयोग परमाणु हथियार वगैरह बनाने में तो नहीं किया जा रहा है। तो ये किसी भी देश में जाकर के इस चीज़ की जांच कर सकता है। उसके बाद अगला जो संगठन है ये एम्नेस्टी इंटरनेशनल। ये एक स्वयंसेवी संगठन है, अर्थात यह NGO है। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें किसी भी स्टेट का या किसी भी देश का कोई योगदान नहीं होता है। ये एक प्राइवेट संस्था होती है NGO। तो ये एक प्राइवेट संस्था है और यह संगठन जो है मानवाधिकार से जुड़ा हुआ रिपोर्ट तैयार करता है और उसको प्रकाशित करता है। ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट के आधार पर कई सारे देशों की काफ़ी आलोचना होती है या उनके कार्यों की जांच पड़ताल भी होती है, और इसकी रिपोर्ट को लगभग सभी देश बहुत ही सीरियसली रूप से लेते हैं। उसके बाद अगली संस्था है वो है ह्यूमन राइट्स वॉच।
ये ह्यूमन राइट्स वॉच भी एक एनजीओ है जो कि ह्यूमन राइट्स से संबंधित कार्य करता है। यह भी रिपोर्ट प्रकाशित भी करता है। साथ में साथ यदि कहीं ह्यूमन राइट्स से संबंधित वायलेशन होता है, यानी कि मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तो वहाँ पर मीडिया का ध्यान आकर्षित करके उस मुद्दे को उभारता है ताकि कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन न हो। तो इस तरह हमने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को देखा। इसके साथ ही अब हमारा छठा अध्याय समाप्त होता है। अब हम फिर अगले अध्याय के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।